नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं एस एन पालिवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ण विचार से आगे बढ़कर शब्द विचार की ओर जाएंगे। शब्द विचार क्या होता है? शब्द विचार एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मित्रों, ये शब्द की परिभाषा हुई कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह होता है, उसको हम शब्द कहते हैं। और कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। अब इस शब्द के भेद कितने प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द, पांचवा है संकर शब्द। तत्सम शब्द हिंदी की जननी संस्कृत है, यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं आम्र, हम बोलते हैं अमृत, ये सब तत्सम शब्द है जो कि हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं। तद्भव शब्द सुविधा अनुसार हिंदी में जिनका रूप परिवर्तित हो गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पहले घृत कहते थे, उसको हम घी कहने लगे तो घी तद्भव शब्द हो गया। इन दोनों को थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से हम पढ़ेंगे, तत्सम और तद्भव को। तत्सम जिनको प्राय हम नहीं बोलते हैं वे तत्सम की श्रेणी में आते हैं। जैसे घृत हम बोलते नहीं है, हम घी बोलते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध हम बोलते नहीं है, हम दूध बोलते हैं। जैसे गोधूम, गोधूम हम बोलते नहीं हैं, हम गेहूं बोलते हैं। दूसरी बात, प्राय इनके अंदर जो संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर वाले जो शब्द होते हैं प्राय तत्सम की श्रेणी के अंदर आते हैं। और रे की मात्रा वाले भी शब्द ज्यादा तत्सम की श्रेणी के अंदर आते हैं। और जैसे मैंने बोला यशोदा, य से शुरू होने वाले वर्ण अमूमन तत्सम की श्रेणी में आते हैं और ज से शुरू होने वाले शब्द अमूमन तद्भव की श्रेणी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है देशज शब्द। देशज शब्द उन्हें कहलाते हैं जो कि क्षेत्रीय जनता ने अपनी आवश्यकता अनुसार मनगढ़ंत उसको गढ़ लिया है और जिनकी उत्पत्ति का कोई भी स्रोत नहीं है, उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं गड़बड़, उटपटांग, खचाखर, इडली डोसा, ये सब देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं। फिर है विदेशी शब्द। हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। राजनीतिक कारणों से, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से अनेक देशों के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ, तो उनके शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए। जैसे अंग्रेजी के, चीनी के, फारसी के, अरबी के, वो सब शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। और एक है संकर शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनकर प्रयुक्त होते हैं और हिंदी में उनका प्रयोग होने लग गया है। जैसे हम कहते हैं रेल गाड़ी, यहाँ पर रेल शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है और जो गाड़ी शब्द है वो हिंदी शब्द है। इस प्रकार ये संकर शब्द कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। फर्स्ट है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब ऐसे शब्द जिनका जो कई लंबे समय से प्रचलित हो रहे हैं और जिनका विशिष्ट अर्थ के अंदर वो प्रयुक्त होता है। जैसे हम दूध बोलते हैं, गाय बोलते हैं, ये सब रूढ़ शब्द की श्रेणी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द है जो कि 2 शब्दों के योग से बना होता है और जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो आमतौर पर यौगिक शब्द की श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे हमने कहा रसोई घर, विद्याशाला, ये सब यौगिक शब्द की श्रेणी में आते हैं। अब नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द उन्हें वे शब्द कहलाते हैं जिनका अर्थ किसी एक विशेष अर्थ के अंदर रूढ़ हो गया हो, उसको योग रूढ़
कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं चारपाई या बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं, वो भी योग रूप की श्रेणी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पे शब्द। अब अर्थ के आधार पे कई तरह के शब्द होते हैं, जैसे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिनका मतलब एक ही अर्थ प्रयुक्त होता है, जैसे हमने बोला दिन, वो एकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं। जैसे दूसरा है अनेकार्थी शब्द, यानी कि जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी की श्रेणी में आता है। जैसे हम बोल सकते हैं सारंग, कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। पर्यायवाची शब्द जिनका अर्थ समाना होता है, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। सूर्य को हम भानु भी बोलते हैं, रवि बोल सकते हैं, भास्कर भी बोल सकते हैं। और एक होता है युगम शब्द, जिनका उच्चारण तो लगभग समान होता है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग निकलता है, युगम शब्द की श्रेणी में आते हैं। अनल और अनिल को इसमें ले सकते हैं। और एक होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु नहीं हो, जैसे उसके लिए अपन अजात शत्रु कह सकते हैं। ये तो थे अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, काल के अनुसार चेंज होता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। दूसरा है अविकारी, मतलब वे शब्द जिनका रूप है, लिंग, वचन, कार्य, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द आते हैं, जिसके अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक होते हैं। वो शब्द अविकारी शब्दों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी शब्दों में संज्ञा। संज्ञा संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसका रूप परिवर्तन होता है। संज्ञा सम धन ज्ञा से, सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, सम्यक रूप से, और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। सम्यक रूप से जानना अर्थात ठीक तरीके से जानना, अर्थात नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है, वो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम या सम्यक। सम्यक अर्थ होता है जो कि ठीक तरह से बोध करा दे। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, सीता है, नदी है, कक्षा है, लड़का है, अच्छाई है, बुराई है, ममत्व है, ये सब संज्ञा के उदाहरण में आते हैं। अब इस संज्ञा के भेद, संज्ञा तीन प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब कोई शब्द किसी विशेष वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थान का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे हमने कोई भी नाम लिया, राम, सीता, जयपुर, गंगा, किसी भी नाम का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समुदाय, यानी कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति
किसी समुदाय का बोध कराती है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांट सकते हैं, एक है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। पदार्थवाचक यानी कि वो संज्ञा जो किसी पदार्थ के मापने का बोध करा सके वो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में आती है, जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, घी, ये सब इस श्रेणी में आएंगे। और दूसरा है समुदायवाचक। समुदायवाचक जब कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जाति है, वो किसी समुदाय का बोध कराए तो वो समुदायवाचक की श्रेणी में आती है, जैसे सभा है, मंडली है, झुंड है, टोली है, वो सब समुदायवाचक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जब कोई संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के भाव का बोध कराए तो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी के अंतर्गत आती है। जैसे हमने कहा अच्छाई है, बुराई है, ममत्व है, मिठास है, ये सब भाववाचक संज्ञा की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हम संज्ञा से संबंधित ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्मली भाववाचक संज्ञा एक वचन के अंदर होती है, जैसे हमने कहा अच्छाई, ये भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई ले लो, बुराई ले लो, ये भाववाचक संज्ञा है। नॉर्मली एक वचन के अंतर्गत होती है। जब इसका बहुवचन का रूप ले लिया जाता है तो ये भाववाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर एक वचन में आए तो ये भाववाचक होगी, अगर बहुवचन में आवे तो जातिवाचक होगी। जैसे हम कह सकते हैं पहनावा, और अगर बहुवचन में आवे, पहनावे लिखा हुआ है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। दूसरी बात है, अगर तुलना का बोध हो, जिससे तुलना की जाए, वह जातिवाचक का बोध कराता है। जैसे हम कह सकते हैं महात्मा गांधी वर्तमान के महात्मा बुद्ध है, वर्तमान के महात्मा बुद्ध है। अब महात्मा गांधी निसंदेह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर महात्मा बुद्ध में यानी कि जिससे तुलना हो, महात्मा गांधी की किससे तुलना हो रही है? महात्मा बुद्ध से तुलना हो रही है, और जिससे तुलना होती है वो जातिवाचक की श्रेणी के अंतर्गत जाता है। जैसे हम कहते हैं कि सीता आम खाती है, यहां पर आम के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा होगी। और अगर मान लो क्वेश्चन आए कि आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, तो वहां पर इस आम के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट बात है, अगर कोई जाति विशेष, कोई संपूर्ण जाति किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। जैसे हम कह सकते हैं पटेल ने भारत का एकीकरण किया, पटेल ने भारत का एकीकरण किया। यहां पर पटेल एक जाति है, लेकिन जब कोई जाति किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, यहां पर पटेल से अर्थ हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। जब कोई जाति किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, न कि जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कह सकते हैं कि पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर पालीवाल का मतलब जाति से नहीं है, पालीवाल एक व्यक्ति विशेष यानी टीकाराम पालीवाल जी का बोध कराती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति विशेष कोई जाति का बोध कराता है तो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में जाएगी। जैसे हम कहते हैं भारत में आज भी हरिश्चंद्र विद्यमान है। अगर यहाँ पे हरिश्चंद्र में बात करें, यहाँ पर हरिश्चंद्र का मतलब कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, यहाँ पर हरिश्चंद्र का मतलब सत्यवादी जाति से संबंधित है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज घर घर में जयचंद बैठे हैं, यहाँ जयचंद का मतलब कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, जयचंद का मतलब देशद्रोही जाति से है, तो जातिवाचक से संज्ञा में जाएगी।
नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है और किसी भाव का बोध करा रही है तो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी के अंदर जाएगी। जैसे हम कहते हैं राधा घर की लक्ष्मी है, राधा घर की लक्ष्मी है, या राधा घर की सीता है, जो भी है। तो यहाँ पर जो यह लक्ष्मी या सीता है इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, ये एक भाव का बोध कराती है, पवित्रता का बोध कराती है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। जैसे राहुल तो हर काम में अरावली बनता है। अब यहां पर अरावली एक पर्वत का नाम है, इससे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। यहाँ पर भाव आ रहा है, अरावली बनता है मतलब राहुल हर काम में एक बाधा बनता है, रुकावट बनता है। यहाँ पर बाधा या रुकावट का भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा की श्रेणी के अंतर्गत जाएगी। नेक्स्ट है, जब कोई जातिवाचक संज्ञा है वो भी किसी भाव का बोध कराती है तो वो भी भाववाचक संज्ञा में जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं कि आज भारत देश में कुर्सी के लिए, आज भारत देश में कुर्सी के लिए मारामारी है। अब यहाँ पर इस कुर्सी के अंदर नॉर्मली कुर्सी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर कुर्सी का मतलब है, कुर्सी का भाव है पद के लिए। तो यहाँ पर एक कुर्सी है, कोई जाति विशेष का बोध नहीं करा रही है, पद का बोध करा रही है, भाव विशेष का बोध करा रही है, इसलिए ये भाववाचक की श्रेणी में जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हमने एक विकारी शब्द संज्ञा पढ़ा। आशा करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुए होंगे। आप एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा बताइएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।